हाँ तो विद्यार्थी, हम आपको सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे थे। जल संसाधन, जल रिसोर्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। इसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बता चुके थे। अब इस चैप्टर का आज इसका क्या होगा, अंतिम दिन होगा, ठीक है। अंतिम दिन का मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो हम लोग को पूरी उड़ी मिलेगा, न्योता होता, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर जल संसाधन। जल संसाधन, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। जल संसाधन हम पढ़ा चुके थे कुछ, आज उसके आगे हम लोग को चलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो हम जल संसाधन में क्या चीजें बता चुके थे, ठीक। चलिए, जल संसाधन का मुख्य रूप से होगा आज पार्ट 3 होना चाहिए, और यार इसका पार्ट भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, जल संसाधन हम बता चुके थे। इसमें आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हमने बताया। तो मुख्य रूप से बताइए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। इसमें हमने बहुत सारी परियोजनाओं को पढ़ा। जैसे सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी। इसका जल एकत्रित कहाँ पे होता है, तो पोंग जलाशय में इसको जल को एकत्रित करते थे। फिर उसके बाद टिहरी परियोजना था, जो टिहरी नदी पे बना हो। टिहरी का संबंध कहाँ से था, उत्तराखंड से था। इनमें हमने चीजें आपको बता चुके थे। आज देखें कुछ महत्वपूर्ण परियोजना जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, ठीक है। तो एक और देखेंगे, लिखेंगे परियोजनाएं, और एक लिखेंगे कहाँ पे ये परियोजना, किस नदी पे बनी थी। एक और होगा आपका नदी। देखिए, परियोजनाएं और नदी। तो मुख्य परियोजना देखेंगे, मुख्य रूप से देखेंगे सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। सलाल पर किस नदी पे, चेनाब नदी पे। कौन सी नदी पे, चेनाब नदी पे। मतलब पूछता है कि सलाल परियोजना किस नदी पे निर्मित की गई थी, या सलाल परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो किस नदी से, चेनाब नदी से। आइए, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल। अब इसको बार बार नहीं ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये किस नदी पे, सतलुज नदी पे। सतलुज नदी, किस नदी पे, सतलुज नदी पे। चलिए, टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना। देखिए, टिहरी परियोजना किस नदी पे, भागीरथी, भागीरथी। ऐसे भिलांगना का संगम भी कहा जाता है, दोनों सही है, ठीक है। आगे देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे बाबू, नर्मदा नदी पे। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। आइए, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये कौन सी नदी पे है, महानदी। कौन सी नदी विद्यार्थी, महानदी। और अंतिम परियोजना हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, मैटूर परियोजना, मैटूर परियोजना किस नदी पे है, कावेरी। किस नदी पे विद्यार्थी, कावेरी नदी पे। देखिए, परियोजना है आपके 10-12 आपके चैप्टर में, लेकिन मुख्य रूप से इन परियोजनाओं को याद कर लीजिए, क्योंकि पूछता है वन लाइनर में कि यह परियोजना किस नदी पे बनी हुई थी, किस नदी पे स्थित है, ठीक है। तो सलाल परियोजना किस नदी पे, चेनाब नदी। सलाल परियोजना चेनाब नदी, सलाल परियोजना चेनाब नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे, सतलुज नदी पे। टिहरी परियोजना कहाँ पे, भागीरथी एवं भिलांगना के संगम पे। दोनों आ जाता है, भिलांगना के संगम पे, भिलांगना के संगम पे। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। हीराकुंड परियोजना महानदी, हीराकुंड परियोजना कहाँ पे विद्यार्थी, महानदी पे। मैटूर परियोजना किस नदी बनी हुई है, कावेरी नदी। किस नदी पे, कावेरी नदी पे। इन चीजों को बेहतर ढंग से अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें कुछ हमको करना नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए, चीजें आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इस साइड से बताइएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे है, भाखड़ा नांगल परियोजना बताइए किस नदी पे है, चेनाब। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, चेनाब नदी पे। किस नदी पे, चेनाब। टिहरी परियोजना बताइएगा, टिहरी परियोजना कहाँ पे विद्यार्थी, बताइए टिहरी परियोजना,
भागीरथी। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे? सतलुज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा। हीराकुंड परियोजना महानदी। हीराकुंड परियोजना हीराकुंड परियोजना महानदी। और मैटूर परियोजना कावेरी। मैटूर परियोजना कावेरी। तो ये परियोजनाओं को कम से कम देख लीजिएगा, किस कौन सी परियोजना किस नदी पे स्थित है। मुख्य रूप से 5 या 6 जो हम लिखे हैं, इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे जब हम इस साइड हट रहे हैं तो ठीक है। चलिए बाबू अब आगे चलते हैं। आइए अगला आइटम देखेंगे, बांध क्या होते हैं। बांध, बांध के द्वारा मुख्य रूप से क्या निर्माण करते हैं? बिजली का निर्माण करते हैं। बांध किसे कहते हैं? तो बहते जल को रोकना। क्या करता है बांध? मुख्य रूप से बहते जल को रोकने। किसको रोकने का काम करता है? बहते जल को रोकने। रोकने के साथ क्या देगा? दिशा देने। दिशा देने या बहाव। बहाव समझ रहे हैं? जो पानी का बहाव होता है, बहाव कम करने के लिए, कम करने के लिए, बहाव कम करने के लिए क्या किया जाता है विद्यार्थी? बनाई जाती है। बनाई क्या की जाती है बाबू? बनाई गई बांधा है। बनाई गई, बनाई जाती है, इसे ही बांध कहते हैं। बनाई जाती है, बस ये क्या कहलाएगा? बांध। क्या कहलाएगा विद्यार्थी? बांध। मुख्य रूप से बांध कहाँ बनाते हैं? जलाशय और झील पे बनाए जाते हैं। जलाशय एवं झील पे क्या करते हैं विद्यार्थी? झील पे बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाएंगे? झील पे बनाए जाते हैं। आइए देखिएगा, बांध किसे कहते हैं? मुख्य रूप से बहते जल को रोकने। देखते हैं बांध काहे बनाते हैं? बांध का मुख्य तात्पर्य क्या? बिजली भी बनाते हैं, उसके पानी से हम सिंचाई का काम भी करते हैं। बिजली करते हो जाता पानी, तो मुख्य बहता जल है, तो जब बांध बनाएंगे तो जल को क्या करता है? रोक देता है। रोकने का मतलब, अब पानी जैसे देखते हैं ना हम लोग, पानी भरा नॉर्मल छोड़ दीजिए, जब हम लोग ट्यूबवेल से पानी भराते हैं और उधर से पानी खोल देते, ट्यूबवेल से चालू होगा, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, हम बांध नहीं बनाते नॉर्मल। हम लोग क्या करते हैं? खूब माटी उठा के फरसा से गाड़ देते हैं 5-6 वाली, तो क्या करते हैं? रुक जाता है। वो क्या करता है मतलब पानी को हम क्या करते हैं? रोक देते हैं। और रोक देते हैं, देखते हैं तो जब रोकेंगे नीचे पानी आवत यहाँ लगा दला तुम मेरी, तो रुक जाए पनिया। लेकिन रुकी का मतलब पनिया बंद हो बोलवा, ऐसे था नहीं। पानी आ रहा है तो जब वो क्या करेगा? देखिए जल क्या, बहते जल को रोक देता। फिर क्या? दिशा देने। जब आप रोकेंगे मीडिया से, अब जाएंगे चाहे सीधे, लेकिन हम उनको रोक दे नहीं जा तो भागे लगी है नहीं, है नहीं। पानी इस तरह आ रहा है तो जिधर अब इधर जिधर जगह पाएगा नहीं, यानी मुख्य रूप से क्या करता है? दिशा को बदल देता। फिर दूसरा बहाव कम जौने गति से आवत तो एकदम जल्दी जल्दी पानी आ रहा तो खूब हड़हड़ा के कि नहीं चलो बाजी खेतों में करी बहुत पूरा करके वहाँ खराब कर, है कि ना। लेकिन जब हम बांध देनी मेड़िया तो कुछ जन गति तेज रही है, अब आई मारी पर लड़ी तोड़ देना, मुंह ओकर फूट जाए, फूटी मुंह को पानी को फूटी को मुंह आई पर लड़ी। अब ओकर बाद जौन ओकर दिशा रही, दिशा तो बदलबे करी, सब बहाव को कम। अब जब पर लड़ के अब फिर दूसरी ओर जाए तो ओकर रफ्तार का हो जाए? धीमी हो जाए। जौनी रफ्तार से वो आवत रहल ओके हम लगा देनी मेड़ी, तो पनिया पर लड़ी तो लड़ी तो पहले तो क्या करें? देखिए बहाव बहते जल को रोक, जल को रोक के हम मेड़ी लगा के रोक दिए। और रोकने के साथ अब रुक गए बेचारा, इस जगह किन्हीं जगह मिला तो भागी, यानी क्या कर बदल दी? दिशा बदल दी। और दिशा बदलेगा, और जब दिशा बदलेगा जो रफ्तार पहले था वह रफ्तार अब बाद में नहीं रह जाएगा। रफ्तार क्या हो जाता है? कम, उसे कहते हैं बांध। कितना आसान है। बहते हुए जल को रोकना, और रोकने जब रोकेंगे तो निश्चित उसका दिशा बदलेगा, और दिशा बदलेगा तो जो पहले नियर रफ्तार रहे पहले नियर रफ्तार ना रहे वही के का कहल जाए? बांध कहल जाए। कहाँ बनेला? जलाशय और झील पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जलाशय एकत्रित होगा वो जलाशय, पर्याप्त मात्रा में जल एकत्रित हो जाएगा जलाशय कहते हैं। और झील का मतलब चारों तरफ जमीन स्थल और बीच में थोड़ा सा पानी रहेगा तो क्या कहलाएगा? झील। थोड़ा सा का मतलब रहता नहीं पानी ना, अच्छा खासा पानी रहो, ढेर का रहो, जमीन हुए का यहीं पे चीजें बनती। समझ में आ गया? अगर पूछेगा बांध क्या होता है तो मुख्य रूप से बहते हुए जल को रोकने, उसकी दिशा बदलने तथा बहाव की मतलब रफ्तार को क्या करने? कम करने को ही बांध करते। मुख्य रूप से बांध जलाशय और झीलों पे बनते हैं। कहाँ बनते बाबू? जलाशय और झीलों पे बनते। अब चले जल संसाधन। अगली हेडिंग है जल संसाधन। कौन से विद्यार्थी? जल संसाधन नहीं है, जल संरक्षण। जल
संरक्षण। देखिए इससे कुछ रीडिंग एकदम आसान है। जल जल मतलब जल संरक्षण का मतलब क्या, बचाव करना, उसका सही प्रयोग करना, संरक्षण में रखना नहीं कहते आदमी सही ढंग से रहो कपिया के संरक्षण में किताबिया कपियन के इन्हें के लेके आओ तो पढ़ के बिक गए थे, है कि नहीं। संरक्षण का मतलब किसी चीज को अच्छे ढंग से रखना, जब अच्छे ढंग से रखेंगे तो ज्यादा समय तक वो क्या करेगा, चलेगा, है कि नहीं। तो जल संसाधन के समुचित उपयोग से, जल संसाधन के समुचित, समुचित में सही उपयोग से, समुचित उपयोग, उपयोग समझ रहे हैं जो हम यूज करते हैं, समुचित उपयोग, उपयोग से, उपयोग, इससे लंबे समय तक, इससे लंबे समय तक लोगों की भलाई की जाती है, लोगों की भलाई की जाती है। जैसे में देख ही सकते हैं तालाब, पोखरा, झील, ठीक है। ETC। जल संरक्षण का मतलब मुख्य तात्पर्य, जल संरक्षण का मतलब जल को बचा कर रखना, उसका समुचित उपयोग करना है, क्या कहलाता है, जल संरक्षण। जल संरक्षण किसे कहते हैं, जल संरक्षण से तात्पर्य कि जल का आप समुचित उपयोग कीजिए, सही समुचित का मतलब सही तरीके से यूज कीजिए, बिना मतलब का उसका खर्च मत कीजिए। जब सही से आप यूज कर रहेंगे तो वह जल बचा रहेगा, तो आने वाले ज्यादा समय तक चलेगा, उसे ही क्या कहते हैं, जल संरक्षण। तो जल संसाधन का समुचित उपयोग से तात्पर्य जल संसाधन का सही उपयोग करने के साथ साथ क्या करेंगे, इससे लंबे समय, जब आप जल संसाधन का सही उपयोग करेंगे तो जल बचा रहेगा, तो हम लंबे समय तक क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। जैसे झील में जब पानी बरसात होती है तो झील में चारों तरफ से पानी इकट्ठा हो जाता है एक बार, तो झील के द्वारा हम सिंचाई भी करते हैं, नहरों के माध्यम से फिर वो पानी चला जाता है, ज़्यादा समय जानवर भी पीते हैं, छोटे मोटे पक्षी भी उसे जरूर क्या करते हैं, पीते रहते हैं, यानी उसका समुचित हम उपयोग करते हैं। फिर पोखरा हो या तालाब, तालाबों में पानी अगर एकत्रित हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, सिंचाई के द्वारा ट्यूबवेल लगा देते हैं, मोटर वाला 2 मोटर 3 मोटर पानी क्या करते हैं, निकाल के फिर खेतों में अपने सिंचाई का काम करते हैं, जानवर पीते हैं, जानवर को धोया जाता है, आदमी कपड़े भी कचारते हैं, ये सारे चीज देखने को मिलते हैं ना। तो जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जल संरक्षण तात्पर्य है कि जल को क्या करना, समुचित उपयोग करना, जल को बचा कर रखना, जिससे ज्यादा समय तक हम उसका क्या कर सके, उपयोग कर सकें। तो ये था विद्यार्थी आपका जल संसाधन, ठीक है। चलिए, भारत में वर्षा जल संचयन विधि, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे हम भारत में जल संचयन को मतलब जल को ज्यादा ज्यादा समय तक रखा जाता है, तो मुख्य कई विधि हैं जल को एकत्रित करने का। तो पहला विधि परीक्षा में पूछता है, खादीन एवं जोहड़। कौन सा विधि विद्यार्थी, खादीन एवं जोहड़। ये पूछते हैं खादीन और जोहड़ क्या होते हैं, याद रहे इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं इसमें। भारत में वर्षा जल संचयन यानी जल को एकत्रित करने के लिए कौन कौन से तरीका है, तो उसमें पहला तरीका देखें खादीन एवं जोहड़। ये कैसा तरीका है, तो मुख्य रूप से जो जो ये होता है कहाँ पे, शुष्क एवं अर्ध शुष्क, शुष्क एवं विद्यार्थी अर्ध शुष्क, है ना, क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल क्या करेंगे विद्यार्थी, एकत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें, उदाहरण कहाँ पे चीजें विधि होती है जहाँ पे खादिन और जोहर का प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थी मुख्य राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ पे, राजस्थान के, राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ पे, राजस्थान के विद्यार्थी जैसलमेर में, कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार ध्यान समझिए, खादिन एवं जोहड़, पहले देख भारत में वर्षा जल संचयन, भारत में समझ वर्षा जल संचयन मतलब विधि, यानी जल को कैसे हम एकत्रित करके उसका हम यूज करते हैं, यही कहना चाह रहा है। तो पहला हमारा तरीका है कि खादिन एवं जोहड़। खादिन एवं जोहड़ क्या है, ये एक प्रकार की तरीका, एक प्रकार की विधि है विद्यार्थी, और कुछ है नहीं। तो मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खादिन और जोहड़ एक क्षेत्र है जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा विद्यार्थी, राजस्थान में। इसके द्वारा शुष्क एवं अर्ध शुष्क, शुष्क का मतलब गर्म क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, गर्म, यानी गर्मी के दिन जो आता है ना,
यानी गर्म क्षेत्र से अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी गर्म के क्षेत्रों में वो कम गर्मी रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं। देखते हैं जैसे मुख्य रूप से महीना देखेंगे, इस समय बड़ी ज़्यादा ठंडी है, दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी जनवरी पूरा ठंडा मारा था, आदमी पूरा ओढ़ाड़ के चलत हुआ ना उड़बा मार भी ठंडा हो जीबा कंडा चट्टी पर से कहाँ से मिली अंडा। ठीक है, ये चीजें शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा के जल शुष्क क्षेत्र गर्म क्षेत्र, यानी जहाँ पे क्षेत्र कैसा उतना ज्यादा गर्म नहीं हो, कम यानी कि नॉर्मल बसते थे। मार्च उर्च के महीना में बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती। कैसा क्षेत्र हो जाएगा, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। खेतों में क्या करते हैं, वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं और ये जो एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है, खादिन एवं जोहड़। खादिन एवं जोहड़ देखिए फिर से पूछेगा, खादिन एवं जोहड़ से आप क्या समझते हैं, ऐसे पेपर आएगा। खादिन जोहड़ क्या है, तो खादिन और जोहड़ एक प्रकार की वर्षा की जल संचयन की विधि है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से गर्म क्षेत्र व कम गर्म क्षेत्रों में जल को वर्षा के जल को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। खादिन एवं जोहड़ एक प्रकार का वर्षा जल संचयन की विधि है। इसके द्वारा मुख्य रूप से गर्म क्षेत्र यानी शुष्क व अर्ध शुष्क यानी कम गर्म क्षेत्र में वर्षा के जल को एकत्रित करना ही ये विधि कहलाती है खादिन एवं जोहड़। खादिन एवं जोहड़ ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ मिलेगा विद्यार्थी, राजस्थान के जैसलमेर में। चलिए अगली विधि देखेंगे, छत जल संग्रहण विधि। क्या करना विद्यार्थी, छत वर्षा जल संग्रहण विधि, छत वर्षा जल संग्रहण विधि। दूसरी विधि है विद्यार्थी छत वर्षा जल संग्रहण विधि। ठीक है, अब देखिए मुख्य छत, छत समझ रहे सबको। देखिए आज के जमाने में विद्यार्थी छत वाली बात है तो हर एक आदमी के पास छत नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या, पहले भारत में बड़ी ज़्यादा कंडीशन खराब थी, आदमी मड़ई में करकट में जीवन यापन का। अभी भी बहुत ऐसी गरीबी, बहुत ऐसे परिवार है जिनके घर में छत ना हो, लेकिन छत अब घर द्वार कोई मायने, आप कितना मेहनत करते मायने रखता, एक ना एक दिन आपका समय जरूर बदलेगा। अगर मन लगा के अगर आप पढ़ना चाहते हैं और सोचते अब ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का आने वाले जब वो लोग बूढ़े हों तो ऐसी कंडीशन उनका एक अच्छा मकान हो, घर द्वार अच्छे से खूब रहे, तो आपको आज अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो छत वर्षा जल संग्रहण विधि का मतलब मुख्य रूप से हम छत पे क्या करेंगे, जल को एकत्रित करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, तो राजस्थान एवं ठीक है विद्यार्थी, छत वर्षा जल संग्रहण विधि मुख्य रूप से क्या समझ, इसके द्वारा मुख्य रूप से दो राज्यों में, एक आपका राजस्थान है और कौन सा है दूसरा, गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में यानी गर्म क्षेत्रों में मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, जब बरसात होती है तो उसके जल को हम क्या करते हैं, अपने छतों पे रोक देते हैं। रोकने का मतलब आज बुन्नी रोक दी ऐसे नहीं, मतलब बरसात होती है तो चारों तरफ से छत के हम राउंडिंग मार देते हैं, जिससे वर्षा का जल क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं जब घर द्वार बन जाता है तो आदमी बड़ा सा ऐसे ला कर, वो डब्बा नहीं रहता है जी, क्या उसको कहते हैं, छत पे लगा देता है और टुल्लू से पानी टिप जाएगा, पानी जाके एकत्रित, फिर आप टुल्लू खोलेंगे तो पानी गिरने लगेगा। यानी जल एकत्रित करते हैं, बड़ा सा ड्राम होता है, 1000 लीटर, 500 लीटर, 1500, अलग अलग चीजों का होता है। तो इसी प्रकार छत वर्षा जल संग्रहण विधि वह विधि है जो मुख्य रूप से क्या करता है, छतों पे जल, वर्षा के जल को एकत्रित करना, छतों पे वर्षा के जल को एकत्रित करना ही क्या कहलाएगा, छत वर्षा जल संग्रहण विधि। ये कहाँ देखने को मिलती है, मुख्य से राजस्थान एवं गुजरात के कैसे क्षेत्र में, गर्म क्षेत्रों में। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गर्म क्षेत्रों में टेम्परेचर रहेगा तो बरसात होगी, और जब वर्षा के जल को एकत्रित नहीं करेंगे तो बरसात होगी चली जाएगी, फिर बरसात नहीं हुई तो फिर आदमी को पानी पीने में दिक्कत होगा। तो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, उसके छत पे चारों तरफ से टैंक बना देते हैं, उसको चारों तरफ से पानी को रोक देते हैं और रोकने के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी ज़्यादा समय तक चलता है। ठीक है, तो छत वर्षा जल संग्रहण विधि मुख्य रूप से कहाँ पे देखने को मिलती है, तो राजस्थान के साथ साथ गुजरात में। वर्षा के जल को हम क्या करते हैं, छतों पे रोकने का प्रयास करते हैं, उसके लिए अलग अलग टैंक बना देते हैं, या छत को ही चारों तरफ से ऐसे प्लास्टर का ऊपर से दीवार को जोड़ देते हैं, जैसे बरसात होगी तो पानी क्या रहेगा, ज़्यादा समय तक रहेगा। चलिए अगला देखेंगे विद्यार्थी, टैंक विधि। कौन सी विधि, टैंक। टैंक का मतलब बड़े बड़े जैसे टैंक को देखते हैं शादी ब्याहों में, चाहे शादी ब्याह बड़े बड़े टैंकों को तो टाइम लग जाता है, तो एक तो चल दिया सब कुछ, कौन सा पानी चला है, 20 रुपया में 20 लीटर में बिस्लेरी का पानी, तो डब्बा में भरा रहता है। उसके बाद वो अभी क्या होता है, एक बड़े से टैंक में भरा आता है, टैंक फिर जब चालू करेंगे टैंक में से आएगा वो डब्बा में, और डब्बा को फिर आदमी दूसरे डब्बा में गिराएगा, तब आदमी ऐसे टिपेगा, देना तुमने गिलास लेकर पानी
ऐसे पिएगा फिर गिलास को पी देगा। देखते हैं। तो वही टैंक, टैंक का मतलब बड़े से बड़े सा जो डब्बा का प्लांट होगा, गाड़ियों पर लाद दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है ना। ये बड़े भूमिगत टैंक होते हैं। कैसे टैंक होते हैं, ये बड़े भूमिगत टैंक होते हैं। कैसे टैंक में भी जाती है, बड़े भूमिगत टैंक होते हैं। ठीक है। राजस्थान के राजस्थान के शुष्क, शुष्क मतलब बार बार क्षेत्र कैसा होगा, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होते हैं। कहाँ पे, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के पानी को एकत्रित करना, वर्षा के पानी को एकत्रित करना, एकत्रित करना। ठीक है विद्यार्थी। तो टैंक कैसे होंगे, ये मुख्य बड़े भूमिगत टैंक होते हैं। बड़े यानी जमीनों में, जमीनों का मतलब जमीन की जैसे खुदाई करने के बाद क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंकों को लगा देते हैं। जैसे बरसात का जल ऊपर से बुन्नी पड़ी तो जितना बरसात जाएगा वहाँ इस एरिया में बरसात होगा तो सारा पानी कहाँ चला जाएगा, टैंक में। जब पानी टैंक में चला जाएगा तो बहुत, जब टैंक में रहेगा तो पानी भरा रहेगा, वहीं जमीन पे अगर पानी जाता है तो धीरे जमीन क्या लेगा, सोख लेगा, फिर सोखते सोखते चला जाएगा जमीन के अंदर। लेकिन आप भूमि में एक बार अच्छा खासा खुदाई कर दिए, फिर बड़ा सा टैंक आप लगा दिए, बड़ा सा टैंक, और बरसात जब जल होगा सारा पानी किसमें एकत्रित हो जाएगा, टैंक में एकत्रित हो जाएगा। तो मुख्य रूप से कैसे होते हैं, बड़े भूमिगत टैंक होते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जहाँ पे गर्मी वो कम गर्मी होती है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। जिसके द्वारा क्या होगा, जल को एकत्रित किया जाता है तो जल ज्यादा समय तक चलता है, तो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उपयोग या यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा। टैंक कैसे क्षेत्र हो गए, बड़े भूमिगत क्षेत्र हो गए। ये मुख्य रूप से कहाँ पे बाहर देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क, शुष्क का मतलब गर्म क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क का मतलब थोड़ा सा कम गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। चलिए विद्यार्थी, अब हम चलेंगे अगली विधि पे। ठीक है, आइए। आइएगा बाबू, अगली विधि है गुल या कुल, गुल या कुल विधि। अगली विधि कौन सी, गुल या कुल, गुल या कुल। बहुवचन से गुल कौन है, गुलाना आदमी में गुल होता है, राजा गुल ऐसे ऐसे लेता है और ऐसा जल चले जाता है नारी और मंगरुओं के ले ले संगमा, ऐसे खूब खा लेगा फिर एकदम भाजेगा। तो वो गुल नहीं है, वो तो गुल होता है राजा गुल, देसी गुल, जौन जौन गुल वाला आदमी खा के मारो पूरा अपना सवेरे उठेगा, पानी में पिए, गुल खाएगा। हेलो मंगलवार टल कहाँ हुए, ये सब कैसे है गुल है, इसे गुल या कुल, तो वो दूसरा गुल होता है। आदमी खाने का मतलब एक आदत हो जाती है, जैसे सुरती बीड़ी पान पुकार वैसे होता है ना। तो एक गुल या कुल एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जल को यूज करते हैं, जल को ज्यादा समय तक एकत्रित करने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से कहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो ये पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में। गुल या कुल जो विधि है वर्षा को एकत्रित करने के लिए मुख्य रूप से पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के वर्षा का पानी, लोगों के द्वारा वर्षा के पानी, वर्षा के पानी को हम क्या करें विद्यार्थी, वर्षा के पानी, झरने का पानी, झरने का पानी को एकत्रित करना ही, एकत्रित करना ही गुल या कुल विधि कहलाती है, गुल या कुल विधि कहलाती है। ठीक है विद्यार्थी, गुल या कुल विधि कहलाती है। तो आपको इतना चीजें समझ में आ गया होगा। तो गुल या कुल विधि क्या, मुख्य रूप से गुल या कुल विधि क्या होती है, राजस्थान ये में देखिए, गुल या कुल विधि मुख्य रूप से क्या होती है, मुख्य रूप से पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पे,
पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के द्वारा जल को क्या करना, एकत्रित करना। बरसात हुई तो मुख्य रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग निवास करें वहाँ क्या करेंगे, जलों को एकत्रित करेंगे या झरने के जल को एकत्रित करेंगे। तो यह विधि जो होती है, आप क्या समझते हैं, गुल या कुल विधि एक प्रकार की कैसी विधि है वर्षा जल संचयन में? तो लिखेंगे गुल या कुल एक प्रकार की वर्षा संचयन की विधि है जिसके द्वारा हम मुख्य रूप से पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग वर्षा के जलों को एकत्रित करते हैं व झीलों के द्वारा जल को एकत्रित करना है। इसी प्रक्रिया को या एकत्रित करने की विधि ही कहलाती है गुल या कुल विधि कहलाती है। आइए अंतिम है आपका बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। विद्यार्थी देखिएगा, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कौन सी प्रणाली विद्यार्थी? बांस ड्रिप, ड्रिप लिखे हैं, ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ठीक है। मतलब अब बांसों के माध्यम से अलग अलग कैसे प्रणाली देखेगा। तो मेघालय में नदियों, क्या विद्यार्थी, मेघालय में नदी व झरने के जल किसके किसके जल रहेंगे विद्यार्थी? नदी व झरने के जल का वाष्प क्या होगा? जल का बांस से बने पाइप, बांस से बने पाइप, किससे बने पाइप विद्यार्थी? बांस से। पानी लिख दिए हैं, बने बोल रहे हैं, लिख रहे हैं पानी। बांस से बने पाइप, कौन सा पाइप विद्यार्थी? बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित किया गया जल, एकत्रित किया गया विद्यार्थी जल ही क्या कहलाएगा? बांस ड्रिप सिंचाई। यह कितनी पुरानी है? तो यह विधि कौन विधि? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। यह विधि 200 वर्ष पुरानी है। यह विधि कितने वर्ष पुरानी है? 200 वर्ष पुरानी विधि है। ये चीजें थी, देखिए अब आपका चैप्टर भी हो गया है समाप्त। एक बार ध्यान से दोनों प्रणाली को समझिएगा। हमने बताया कि गुल या कुल विधि क्या है। तो गुल या गुल विधि एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा जल को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। गुल या कुल विधि से तात्पर्य है कि इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र व पठार, पर्वतीय क्षेत्र के साथ जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं वहाँ पर क्या करेंगे, वर्षा के जल को एकत्रित करेंगे या झीलों के जल को एकत्रित करेंगे। तो यही प्रणाली कहलाती है गुल या कुल विधि कहलाएगी। अगली प्रणाली बताएं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये मुख्य रूप से मेघालय में नदी व झरने के जल को, किसके? मेघालय राज्य में नदी के द्वारा जो जल आया वह झरनों के द्वारा जल को मुख्य रूप से बांस से बने पाइप, यानी बांस का पाइप बनाते हैं। बांस से घरे बन रहे कि नहीं बने, मड़ई बन जाती। बांस से क्या कागज बन जाता है, बांस से डाली बन जाता है लहरा डालने के लिए। तो बांस से बने पाइप के द्वारा जल को एकत्रित करना है, क्या कहलाएगा? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। कितना सिंपल है, पूछेगा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से यह समझते हैं कि मुख्य रूप से इसके द्वारा जल को एकत्रित किया जाता है। इसका संबंध मेघालय से, मेघालय में नदियों के द्वारा व नदियों के साथ साथ किसके द्वारा भी जाती है, झरनों के द्वारा जल को बांस के माध्यम से बने, बांस से बने पाइप को क्या करना, बांस से बने पाइप को एकत्रित करना, वही क्या कहलाएगा? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। एक बार फिर से पूछ रहे हैं, बताइएगा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है? इसके द्वारा मेघालय राज्य में नदियों के जल व झरनों के जल को बांस से बने पाइप के द्वारा क्या करते हैं, पानी को एकत्रित करते हैं। यही प्रणाली कहलाएगी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। यह प्रणाली लगभग 200 वर्ष क्या है, पुरानी है। कितना वर्ष पुरानी विद्यार्थी? 200 वर्ष जब प्रणाली पुरानी। चलिए तो ये चैप्टर भी आपका हो गया समाप्त। अब हम क्या करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर आपका हो गया द इंट, ठीक है विद्यार्थी। अब हम क्या करेंगे, अगले दिन आपका नया चैप्टर करेंगे शुरू, ठीक है। हमने कर दिया इस चैप्टर को कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। आगे खूब मेहनत लगा के बोर्ड की तैयारी कीजिए। आप अपने अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। बस विद्यार्थी चलते हैं।